हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। तो आपके अपने एस के सर आपके सामने हैं। आई होप सो सभी तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हाउ डू ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोड्यूस। और जैसे आप जानते ही हो, जीवी फाउंडेशन आउट ऑफ दिस नथिंग। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पे। एंड जॉइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। हाउ डू ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोड्यूस की बात करेंगे और कुछ टॉपिक्स हमने कल कर लिए थे। कहाँ तो हो गया था लास्ट हमारा? टिश्यू कल्चर भी हमने बात कर लिया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो गया था, एंड थैलेमस ये भी बात कर ली थी हमने, पॉलिनेशन की बात कर ली थी। शायद यहां से शुरू करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट? फर्टिलाइजेशन। अच्छा देखो, सीबीएसई वालों के तो खास करके कैसा क्वेश्चन आता है, इधर डायग्राम दे दिया, 1 2 3 4 दे दिया और बोला नेम द 1 2 3। ठीक है, ये सीबीएसई का क्वेश्चन हो गया। आरबीएसई का पैटर्न कैसा आता है? बोला ड्रॉ द डायग्राम, यस और नो। तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन रखनी है। आपको तो खाली देखो, सीबीएसई का तो खास कर होता है कि बच्चे को बहुत ज्यादा रियायत दी जाती है साइंस में, क्योंकि वहां बेसिक्स मैथमेटिक्स वाला बैठ रहा है। तो 100% 60% पेपर कैसा होगा, इसी मैथमेटिक्स लेके जो बच्चे बैठे उनके हिसाब से बनाया जाएगा। 40% स्टैंडर्ड बनाया जाएगा जिसमें कॉम्पिटिशन होगा। तो मेरिट डिसाइड कर लेगा बच्चे की, तो बच्चा कौन ब्रिलियंट है, कौन एवरेज है और कौन बिल्कुल ही गया हो जाए, वो उसमें डिसाइड हो जाता है। तो बेटर है कि आप लोग उस हिसाब से प्रिपरेशन करें। पहले देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिखाई डियर स्टूडेंट? पॉलन ग्रेन। देखो राइट साइड वाला पार्ट यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये क्या है आपका? पॉलन ग्रेन। ये क्या चीज है ऊपर वाली? दिस वन इज द पार्ट। टोटली ये क्या है आपका? प्लीज कीप इन द ब्रेन। क्या है डियर स्टूडेंट? ओवरी। फिर आप बात करें, ये पूरा क्या है जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फैला हुआ है? सिग्मा। और फिर हमें बात करें यहाँ पे कौन है? मेल जर्म सेल्स। ये वाला पूरा पार्ट में ये जो जो पॉइंट साइज है, ये क्या है आपका? मेल जर्म सेल्स। और ये ट्यूब कौन सा है डियर स्टूडेंट? पोलन ट्यूब। और यहाँ पे कौन है? फीमेल जर्म सेल्स। फीमेल जर्म सेल्स कहाँ मिलते हैं? तो याद रखना कौन से पार्ट में? इंटरनल, यस और नो। और एक्सटर्नल पार्ट में आपको क्या मिलना शुरू हो जाएगा? मेल जर्म सेल्स। और यहां जाके इनका क्या होगा बताइए? फ्यूजन। क्या होगा डियर स्टूडेंट? फ्यूजन। और फ्यूजन से क्या फॉर्मेशन होगा? जाइगोट। और जाइगोट फॉर्मेशन होते ही हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। अरे आया गुड़ गया ये। यहां ज्यादा आपको क्या मिलेंगे? चेंजेस, बराबर। ठीक है, जहां पर याद रखना फर्टिलाइजेशन। कंपेयर किसका कर रहे हैं हम लोग? प्लांट स्पीसीज की बात कर रहे हैं यहां पर, या एनिमल स्पीसीज की बात करेंगे, ह्यूमन बींग्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हेरिडिटी इवोल्यूशन हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अगर मुझे चेंजेस लाना है जेनेटिकली, तो मुझे कहां पे लेना पड़ेगा? इसको फर्टिलाइजेशन में करना पड़ेगा, नॉट इन पॉलिनेशन। देखो फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन, किसकी बात करें हम लोग? फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। अब देखेंगे, द सीड दैट कंटेन द न्यू प्लांट और एम्ब्रायो डेवलप इनटू द सीडलिंग व्हेन द कंडीशंस आर सुटेबल, एंड दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज जर्मिनेशन। अच्छा, जर्मिनेशन किस में होता है बताइए? क्या ग्रेप्स में जर्मिनेशन होगा? नहीं। क्या बनाना वाला ट्री में जर्मिनेशन होगा? सॉरी, बनाना वाला जो प्लांट है उसमें जर्मिनेशन होगा? नहीं। किस में होगा डियर स्टूडेंट? मैंगो, यस और नो। तो फर्टिलाइजेशन कौन लेके चलेगा? जिसके पास क्या हो? जर्मिनेशन होना प्रोसेस, या जर्मिनेशन प्रोसेस होता हो, उसके अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। और पॉलिनेशन किस में होगा डियर स्टूडेंट? याद रखना, सीडलेस। बात समझ में आई क्या? ये चीजें आपके माइंड में सेट कर लीजिए तो काफी हद तक आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। अच्छा, रोज प्लांट कैसा होता है? पॉलिनेशन करता है या जर्मिनेशन करता है? और नॉर्मल अपन जो प्लांट देखते हैं, ये मोगरा वाले, वो क्या करते हैं? क्या है, कुछ भी गप्पे मार देते। द एम्ब्रायो गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर्ड इन कोटिलेडन्स। प्लीज कीप इन द ब्रेन। आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, फ्रूट्स या सीड फॉर्मेशन जो होता है, वहां पर जो, जैसे अपने नॉर्मल हमारे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? प्लेसेंटा काम करता है। सारा काम कौन करता है? प्लेसेंटा। यहाँ भाई साहब कौन काम कर रहा है? एम्ब्रायो को जो एनर्जी मिल रही है, फूड मिल रही है, कौन दे रहा है? कोटिलेडन्स। कौन दे रहा है डियर स्टूडेंट? कोटिलेडन्स। ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट है? देखिएगा बात, इट ऑल्सो हैज द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग नॉन एज सीड कोट्स। और आपको पता भी है दो टाइप के कोटिलेडन्स होते हैं, मोनो और डाइकोटिलेडन्स। पढ़े कि नहीं पढ़े आपने ये? चलिए बहुत बढ़िया। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। चलिए अब स्टोरी आ जाती है हमारी ह्यूमंस की, बात करते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स आर सेक्सुअल मोड। और अभी तक फिलहाल क्या पढ़ रहे थे हम?
The reproductive phase of individual is that phase of life when individual is ready to reproduce an offspring. Changes are noticed at every phase of growth right from the birth. अच्छा, ह्यूमन बींग्स ही ऐसी स्पीसीज है जहां पे ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन देखने मिलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अलग अलग स्पीसीज मिलकर एक ऑफ स्प्रिंग को क्या करती है, डेवलप क्या करती है। अच्छा, अपने तो और भी ठीक है, बाकी जो बहुत सारे समाज ऐसे हैं, जैसे अलग अलग कम्युनिटी की बात करें, पाटीदार समाज देख लीजिए या राजपूत में बहुत दूर दूर का देखा जाता है, ठीक है, कोई भी गोत्र मैच नहीं होना चाहिए, इवन बहुत दूर के उनके मम्मी के रिश्तेदार, पापा के रिश्तेदार, तो भी वहां पर भी मैच नहीं होना चाहिए, तब जाके वहां शादी होती है, ठीक है। तो वहां ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेंगे आपको, चेंजेस जेनेटिकली, और वेरिएशन सबसे ज्यादा होंगे। सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये सारी चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ऐसा क्यों करते हैं, तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि हमें सर्वाइवल किसका बढ़ाना है, स्पीसीज का बढ़ाना है जो नया आएगा। आगे देखिए डियर स्टूडेंट, बट देयर आर सम चेंजेस दैट बिगिंस इन द टीनेज एज and then start to prepare us from the reproductive phase of life, and this period of adolescence leads to sexual maturation. The body needs to be create specialized germ cells to take a part in the sexual reproduction, and the period of maturation of the reproductive tissue in the body is termed as puberty. अब देखो दो चीजें समझना, छोटा सा बच्चा होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी उसमें क्या चल रहा है, डेवलपमेंट प्रोसेस क्या चल रहा है डियर स्टूडेंट। अच्छा, जिस टाइम वो पूरा कंप्लीटली क्या हो गया है, डेवलप हो चुका है, तो वो कौन सी स्टेज आ जाएगी उसकी, मैच्योरेशन। अब इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पता करें, उसकी आवाज बहुत भारी हो जाएगी, ठीक है, और बात करने का तरीका सब कुछ क्या हो जाएगा, चेंज धीरे धीरे। तो वो जब लेवल आ जाएगा तो 100% कौन सी स्टेज आ जाएगी उसकी, पुबर्टी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, सबसे फास्टर डेवलपमेंट किस में होता है, गर्ल्स। सबसे ज्यादा फास्टर माइंड किसका डेवलप होता है, गर्ल्स, ठीक है, ये साइंटिफिकली प्रूफ है। ऐसा नहीं समझे कि सर मैं कहीं कंपैरिजन कर रहा हूं कि मेल फीमेल की बात कर रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, इट्स ऑलरेडी डिजाइन बाय द ह्यूमन बींग्स, दैट्स व्हाई इनकी एज 18 रखी गई थी पहले, और आपकी 21। अब सरकार इसके बारे में चेंज कर रही है कि 25 कर दी जाए बॉयज की, और इनकी क्या कर दी जाए, 21। कोई नहीं, 24 तो क्यों करा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ मेच्योरिटी लेवल और ज्यादा बढ़ाना पड़ा, क्योंकि जो एडवांसमेंट अभी आ रहा ऑर्गेनिजम्स में वो पहले नहीं हुआ करता था, और वैसे ही पॉपुलेशन इतनी है कि इनको सरकार को बहुत सारे एस्पेक्ट को देख के एज को बढ़ा दिया गया। नहीं तो पहले ऐसा क्यों किया गया था, जब इंडिया की पॉपुलेशन 70 लाख थी, उन्हें पता था पॉपुलेशन कितनी करनी है, बढ़ानी है इसको, तो इसलिए क्या कर दिया था 18 और 21। अरे उससे पहले क्या था 14, और इधर क्या था 16। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आज तो खुश हो गया भाई। Numerous changes are noticed in both boys and girls during the period. The boys start to have hair growth on their face and body. ये कुछ साइंस है, सिम्टम्स है, ध्यान रखिएगा। दाढ़ी आ जाना, ठीक है, ऐसा नहीं कि घर पे बैठ बैठ के रेजर ही कर रहा है ऐसे। वॉइस चेंज, प्लीज कीप इन द ब्रेन। देखो मजाक भी करिए, साथ साथ में समझ लेना कि सिम्टम्स याद होनी चाहिए आपको। क्या बोला सबसे पहले बेटा, ग्रोथ ऑफ द हेयर। दूसरा क्या बोला हमने, वॉइस चेंज, an active functioning of the sweat and sebaceous glands, and enlargement of the penis, and the change in the girls including the growth of pubic hair. इसके आगे बात करें, enlargement of breast, oily skin leading to pimples. अच्छा, बहुत सारे गधे की तरह कर देते हैं, पिंपल्स आ जाए। पिंपल्स का आना भी एक नेचुरल चीज है भाई, वो बता रहा है कि नाउ यू आर ऑन द स्टेज ऑफ मेच्योरिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। वो अपने आप चले जाएंगे, उसकी एक स्टेज के बाद वो अपने आप चले जाएंगे। बहुत सारे लोग ये लगा देंगे, वो क्रीम लगा देंगे, कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है। ये गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, बॉयज में होना इट्स अ वेरी ड्रास्टिक चेंज, उसमें फिर जरूरत है, लेकिन गर्ल्स में होना इट्स अ पार्ट ऑफ द स्टेज ऑफ मेच्योरिटी। देखिए बात करें पिंपल्स, ऑनसेट ऑफ द मेच्योरेशन, बोथ ऑफ देम अंडरगो चेंजेस इन देयर बॉडी अपीयरेंस एंड दे बिकम मोर कॉन्शियस ऑफ दिस बॉडीली चेंजेस। आगे देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ दिस germ cells needs to be done, and for the same facial organ need to be present like penis in males and uterus in females for carrying the baby. याद रखना, सबसे बड़ा हम जो अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं यहाँ ओपनली बोले तो किसकी बात करते हैं, पेनिस इन मेल। अगर ये टोटली डेवलप हो गया, मतलब 100% जो मेल कैंडिडेट है वो क्या हो चुका है, पुबर्टी स्टेज में आ गया भाई, यस और नो।
और फीमेल के अंदर अगर ये हम चीज नोटिस करते हैं कि यूटेरस की बात करें तो ये भी कंप्लीट डेवलपमेंट स्टेज को साइन करता है और ये इंडिकेट करता है कि फीमेल इज ऑल्सो रेडी फॉर द रिप्रोडक्शन एंड मेल इज रेडी फॉर द रिप्रोडक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखिए आगे बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर ले तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द ग्रेजुअल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा मान लीजिए कोई बच्चा 12 साल का हो गया तो उसको 8 साल का कर सकते हैं? सवाल ही नहीं है। इसलिए यहाँ कैसे बोल दिया, पहले से बोल दिया इरिवर्सिबल प्रोसेस। Size and the complexity of the body increases gradually and growth in the human is divided into following stage। पहला infant, दूसरा अब देखो अगर बच्चा कितना है 1 मंथ से लगाकर 1 ईयर तो क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट? इन्फेंट। 1 से कहाँ चला जाए? सबसे ज्यादा ग्रोथ फास्टर रेट किस में होती है? टॉडलर्स। अगर एमसीक्यू आ जाए तो आपको आना चाहिए कि सबसे फास्टेस्ट रेट कहाँ पे नोटिस की जाती है? टॉडलर। अच्छा आगे बात करें तो क्या चिल्ड्रन लर्न टू बैलेंस द बॉडीज एंड नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी स्टेज? एडल्ट। तो चिल्ड्रन बिटवीन द कौन सी स्टेज? 11 to 19। यही ऐसी एज होती है जिसमें बच्चे को बहुत ज्यादा क्या किया जाए? फ्रेंडली नेचर दिया जाए, उसको समझाया जाए, उसके साथ वो बिहेवियर किया जाए, उसे एहसास होना चाहिए कि यू आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द फैमिली मेंबर्स। तो बच्चा गलत ट्रैक नहीं पकड़ेगा। नहीं तो वो क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर पेरेंट्स बहुत सीरियस हैं, पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा क्या है, कम बात करते हैं बच्चे से, तो वो हमेशा उस ट्रैक को पकड़ेगा जहां पे उसको ऐसी चीज मिले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये चीजें भी जानना जरूरी है कि एट दिस स्टेज वी हैव टू बी व्हाट अंडरस्टैंड द एडल्टहुड ऑफ द पर्सन, और यू मे बी गर्ल और मे बी बॉयज। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ क्या लिखा हमने? द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम द चाइल्डहुड टू एडल्टहुड इज कॉल्ड एडल्ट साइंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। अगर किसी पेरेंट्स ने या किसी ने भी उस बच्चे को उस टाइम पे क्या कर दिया? सपोर्ट कर दिया राइटियस वे में, तो मान के चलना उसका डेवलपमेंट बहुत ही राइट मैनर में होगा। ठीक है, उस टाइम उसको मार कूट के कभी नहीं समझाया जा सकता, उसको स्ट्रेट फॉरवर्डली फ्रेंडली उसको समझाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये ऐसा स्टेज होता है जिसमें बहुत ज्यादा हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं उसके माइंड में और वो अपने आप को एडजस्ट करता है। और जैसे वो एडल्टहुड में कंप्लीट तैयार हो जाता है 19-20 की एज में, नाउ इट इज व्हाट कंप्लीट मैच्योरेशन स्टेज में आ जाता है। इसके लिए डिसीजन क्या लेने हैं, लाइफ कहाँ जा रही है, बहुत सारी चीजें इसमें चेंजेस होती है इसके माइंड में। देखिए आगे बात करते हैं एडल्टहुड। कंप्लीट आ गया भाई, अब एडल्टहुड से चल रहा है। यहाँ क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? कौन सी एज पे आ गया ये? 18 ईयर्स। यहाँ का था 11 to 19। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर तो एडल्टहुड में आ गया ही, यस और नो? शुरू कहां से हो रही है बोले तो 18 एडल्टहुड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एन इंडिविजुअल अटेन द फुल ग्रोथ एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। अभी देखिए जब वो टीनेजर था, बहुत ज्यादा एग्रेसिव, सामने हो जाना, गुस्सा करना, जो भी आपकी चल रही है, यस और नो? और जैसे ही आप एडल्टहुड में जाओगे आपको ये सब चीजें बकवास लगेगी, आप कहोगे क्या है यार, बार बार नाराज हो। अब चीजें आप अंडरस्टैंडिंग करोगे कि ये चीजें सही नहीं है, हमें इस तरीके से इसके स्टेप्स लेने होंगे। जब बच्चा टीनेजर एज में होता है, जरा सा भी बुक पे पैर दिया प्रणाम करेगा, वो अखबार पे भी पैर दिया प्रणाम करेगा, लेकिन जैसे एक स्टेज क्रॉस कर जाएगा तो उसी अखबार बैठ जाएगा प्रणाम ही नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि नाउ इट्स व्हाट एडल्टहुड तैयार हो गया, उसको पता है इसको बैठने से कोई विद्या नहीं चली जाती है, पढ़ने से विद्या आती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रेस्पेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, तब तक उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये तो पता चला जहां मिला प्रणाम कर दिया, जहां मिला प्रणाम कर दिया। अब पता होगा बहुत सारे पैम्पलेट होते हैं इधर उधर टॉयलेट पड़े रहते हैं, उसके ऊपर पैर देते ही उसको भी प्रणाम कर लेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि मेरा करियर बनाने वाली चीजें हैं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और इसे हम लोग क्या करते हैं? रेस्पेक्ट करते हैं। तो देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट, puberty इज द पीरियड ड्यूरिंग विच रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर इन बॉयज एंड गर्ल्स। देखो इन गर्ल्स puberty begins कब स्टार्ट होती है? ये एमसीक्यू बन सकते हैं और सीबीएसई वाले तो खास करके पकड़ के रखें चीजों को, आरबीएसई वाले ऊपर ऊपर भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि इतना डीप नहीं जाएगा, लेकिन आपके जाएगा ही जाएगा और पेपर ढंग का बना दिया दिमाग खराब कर देगा इसमें। बॉयज में कहां से स्टार्ट होती है? 12 to 14। आप समझ सकते हैं, देख लीजिए, मैं कह रहा था आपको ज्यादा डेवलपमेंट ग्रोथ किस में आ जाती है? गर्ल्स। और आपकी कहां होती है? लेट हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात, तीसरी बात करें, पुबर्टी कंटिन्यू टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो सबसे फास्टेस्ट किस में होती है? तो गर्ल्स, एंड देन आफ्टर इसमें आ जाएगी बॉयज में 1 साल बाद आती है। समझ में आ गई बात? चेंजेस विच अकर एट द टाइम ऑफ पुबर्टी। क्या क्या चेंजेस बॉयज में आते हैं डियर स्टूडेंट? देखिए सबसे पहला ही उसने क्या लिखा जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्या? टेस्टिस मैच्योर एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म। और ये आ गया इसका मतलब मान के चलिए बच्चा किस में चला गया भाई?
एडल्टहुड, ठीक है, पुबर्टी एज ले ली उस भाई साहब ने। आगे देखिए क्या बोल रहा है, पिक्टोरल ग्रिडल, शोल्डर ग्रिडल ग्रोज। तीसरा क्या बोल रहा है, हेयर ग्रोथ इन द प्यूबिक रीजन। चौथा क्या बोल रहा है, द स्किन इन द प्यूबिक रीजन बिकम्स डार्कर। ठीक है, अब ये मत पूछ लेना प्यूबिक रीजन क्या, यू नो वेरी वेल, यू आर वेरी स्मार्ट पर्सन। डेवलपमेंट ऑफ द व्हाट, मुसाच एंड बियर्ड। बड़ी बड़ी मूछें आ जाना फर्स्ट क्लास तरीके से, ऐसे 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 करते रहते, पता नहीं क्या करते हैं, पागलों की हरकत आ जाएगी बेटा। डेवलपमेंट ऑफ डीप वॉइस, यस और चलिए गर्ल्स में देखें, ओवरीज मैच्योर एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ओवम एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है फीमेल के साथ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देखो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट हो रहा है रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है, नो डाउट, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इनको अफेक्ट करता है यही करता है बात, इनके मूड स्विंग्स होना, हर बार गुस्सा आ जाना। कभी अभी कहा है 2 मिनट पहले कहा है चलो अब मैं होटल में खाना खेले जाएंगे, और 10 मिनट पूछे मर देता हूँ, माँ तो खराब है। तो दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द वुमन, दैट इज अ व्हाट बॉडी डिजाइन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कहा जाता है ना, वो सिंपल भाषा में कहे कॉमेडी में, कि अगर जिसने भी फीमेल के माइंड को समझ लिया है, फीमेल को मैनेज करना सीख लिया, ही इज द बिगेस्ट साइकोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो, pelvic riddle, hip riddle becomes broad, hair growth in the pubic region, the skin in the pubic region becomes darker, enlargement of the breast and the voice becomes shrill। ठीक है, ये सारी चीजें आप जानते हैं बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एडोलसेंस। एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल चेंजेस। अच्छा, 3 चीजें ध्यान रखना यहाँ पे अफेक्ट करती है, कौन सी? फिजिकल, मेंटल और इमोशनल। अच्छा, बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कि जब स्टूडेंट 8 to 10 स्टैंडर्ड में होते हैं तो गर्ल्स का बहुत ज्यादा इमोशनलिटी लेवल बहुत हाई होता है, जरा सा कहती स्टार्ट हो जाएगा, यस और नो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और बॉयज भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन कम रहता है इसमें। अच्छा, वो इनका प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी डिजाइन ही ऐसा है। मैन आप डीपली पढ़ेंगे बायोलॉजी को तो आपको समझ में आ जाएगा कि दैट इज नॉट द मिस्टेक ऑफ द गर्ल्स, दैट इज अ बॉडी डिजाइन। अच्छा, सबसे ज्यादा डर किसको लगता है? गर्ल्स को। किस मामले में? ज्यादा बिजली धमाकेदार कड़क रही है, ठीक है, तो इनको ज्यादा डर लगेगा, क्योंकि इनका जो हार्ट है वो आपके हार्ट से बहुत कम है, कमजोर नहीं है, वेट में कम है, ठीक है। आपका जो पंपिंग ऑर्गन है वो ज्यादा बड़ा है, ठीक है, और बहुत ज्यादा हैवीली क्या करता है, सपोर्ट करता है आपको। तो काफी वेरिएशंस ऊपर वाले ने डिजाइन किए हुए। इनको मेच्योरिटी बहुत फास्टर दिया था, आपको मेच्योरिटी बहुत कम दी है, 365 दिन बाद मिलेगी आपको। The fruit of the growth in the certain body parts create confusion in the teenager। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, fruit of the growth in certain body parts create a confusion in teenager। They start worrying about it, they start feeling lonely and do not feel comfortable to share their problem with the others। अच्छा, ऐसे ऐसे हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं, कुछ भी नेगेटिव सोचेंगे तो स्पर्म डोनेट हो गया, कुछ भी पॉजिटिव सोच रहे हैं, इन्हें यही नहीं पता पड़ रहा मेरे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, इन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं। आपने मूवी भी देखी होगी, अभी एक ओ माय गॉड 2 मूवी आई थी, वो यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि भाई ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, दैट इज ड्यू टू द हार्मोनिकल चेंजेस इन द बॉडी, और वो भी इतने फास्टर हो रहे हैं उस एज में कि स्टूडेंट समझ ही नहीं पा रहा अपने आप को कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों करने का मन कर रहा है। ये जो चेंजेस है दैट्स अ नेचुरल, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा किसको, स्टूडेंट्स को, इसलिए चैप्टर रखा गया है ताकि आप समझ पाए कि रियलिटी क्या है और किस तरीके से इसको हमें अंडरस्टैंड करना है ना। देखिए डियर स्टूडेंट, टीनेजर्स बिकम्स हाईली सेंसिटिव अबाउट द समवन्स ओपिनियन। जरा सा डांट दिया गुस्सा आ जाएगा इनको, मुझे कुछ नहीं करना है, मोबाइल फेंक देंगे, तोड़ देंगे, यस और नो। ये सारे चेंजेस क्यों आते हैं? बिकॉज यहां उन्हें बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया में मैं ही दुखी हूं, दूसरा तो कोई है ही नहीं। दे टेंड टू बिकम एंग्री और अपसेट वेरी इजीली। बहुत चुटकियों में इनको क्या हो जाएगा, बुरा लग जाएगा कि मैं कमा नहीं रहा हूं, या मेरे पास ऐसी इमेज नहीं है, आई एम नथिंग, ठीक है, यू आर एवरीथिंग। ये सारी पॉसिबिलिटीज इनके माइंड में चलती है। दे प्रेफर टू कंपनी ऑफ द पर्सन इन देयर एज। समझ गए कंपनी? नहीं, दोस्तों की बात नहीं कर रहा, अलग अलग दोस्तों की बात कर रहा बेटा, गर्लफ्रेंड भी है और बॉय भी है ना। आगे देखिए डियर स्टूडेंट, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस दे एक्सपीरियंस डिप्रेशन। ये सबसे बड़ी बात होती है, अगर ये पेरेंट्स को समझा दिया जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये इतना खतरनाक है कि अगर इसमें ध्यान नहीं रखा गया ना तो मेंटली लॉस्ट कर देगा अपने आप। इसलिए ये एज में बहुत ज्यादा उसको ध्यान रखने की जरूरत है कि वो क्या सोचता है, कहाँ जाता है, कैसे जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कंटिन्यूसली आपकी मम्मी का फोन आ जाता है, राइट नहीं,
मैंने कहा यस, आई भी है, गई भी है, आ रही है, क्योंकि दिस इज द केयरिंग ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स समझते हैं इन चीज़ों को। अच्छा, पुराने लोग बहुत ज़्यादा समझते थे, नए लोग बहुत बिजी हो गए, उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन पुराने लोग जितने भी हैं वो ज़्यादा समझते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा केयर करते थे, हर चीज़ में समझते हैं कि इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, उसको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उनको समझ में आ रहा है कि इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और वो हर जगह प्रोटेक्ट करने का ट्राई करेंगे, और आपको वहाँ बुरा लगेगा, लेकिन फिर समझाएंगे आपको धीरे से। अच्छा, बड़े बड़े जो दादा दादी होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इस तरीके से सपोर्ट करते हैं, आपको ऐसा लगेगा यार इनको सब कुछ पता है, और रियलिटी है कि उनको सब कुछ पता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल डफोड़ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और उन्हें दिमाग चलता है, और आप मानो नहीं मानो, उनका जो दिमाग है वो आपके 10 स्टेप से भी ज़्यादा चलता है उनको, और उन्हें ये पता रहता है कि ये कहाँ मिस्टेक करेगा और कहाँ पकड़ेगा इसको, और वो हर बार सुधारने की कोशिश करते हैं आपको, क्योंकि उन्हें पता है कि सिंगल वन मिस्टेक स्पॉइल द लाइफ। देखिए, दे फील द अर्ज टू बिकम द इंडिपेंडेंट बट आर द अनश्योर अबाउट देमसेल्फ। ये हमेशा ही सोचकर मैं कुछ ऐसा कर दूं, राजा बन जाओ रातों रात। सवाल ही नहीं है राजा बन जाए भाई, है उन्हें यही नहीं पता है कि राजा रातों रात नहीं बना जाता है, बहुत रातों को गुजार के एक दिन राजा बनता है, और वो समझ में बहुत लेट आता है इनको। दे हैव द मैनी क्वेश्चन अबाउट द सेक्स। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन लोगों की, इन्हें दिमाग में अलग अलग ही चलता रहेगा, किसी ने कुछ दिखा दिया उसको ही देखेंगे, वो सबसे बड़ी समस्या है। फिर दिस मेक्स इट्स इंपॉर्टेंट टू काउंसल देम। देखो, सबसे बड़ी बात है इन द राइट मैनर, और सीबीएसई इसी पे क्वेश्चन बनाती है बार बार। कभी भी अप्लाइड क्वेश्चन सीबीएसई ज्यादा बनाती है इस चैप्टर पे, कभी स्टैटिक नहीं बनाएगी। वो जानती है कि क्या टीचर ने उसको वो समझा दिया जो हमारा टारगेट था, इसलिए चैप्टर रखा गया, ताकि बच्चे को समझ में आ जाए कि सेक्स इज नॉट अबाउट द लाइफ, टू अंडरस्टैंड द हार्मोनिकल चेंजेस इन द बॉडी, दिस इज द लाइफ, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू बी अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल, अच्छा इसके बारे में क्यों समझाया जा रहा है, जिसको लोग पहले जमाने में बहुत बुरा मानते थे, क्या है ये? अरे भाई, समझाना पड़ेगा इसको। पर्सन हैज टू बी अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। Menstruation is a cycle event of the release of the ovum from the ovary and its removal from the body when fertilization does not happen. अब fertilization ही नहीं होगा, ये चीजें जरूरी है। During menstruation, the blood rich endometrium of the uterus also breaks down, and while the ovum is being removed from the body, and two pituitary hormones, याद रखिएगा, LH and FSH, and the two ovarian hormones, estrogen and प्रोजेस्टेरोन, ऑल हैव देयर रोल्स इन द मैंचुरेशन। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है, इस मैंचुरेशन पीरियड में अगर हमारा स्पर्म है वो कहाँ पहुंच गया, एग तक पहुंच गया, तो 100% बेबी डेवलप होगा, बराबर। और फिर हमारे कौन से साइकिल बंद हो जाते हैं, जो भी फीमेल का मैंचुरेशन साइकिल वो क्या हो जाएगा, स्टॉप। और अगर वो स्टॉप हो गया उस एज में, पुबर्टी एज से कहाँ चले गए थे, एडल्टहुड में, 100% डॉक्टर बोल देगा कि शी इज अ प्रेग्नेंट, और ये साइन ही उसी का होता है, और उसको वॉमिटिंग होना शुरू हो जाएगा। और ये कब नोटिस हो जाता है, इन ह्यूमंस द साइकिल रिपीट्स एवरी 28 डेज, हर महीना में। कहते ना अपने को कि मैंने अड़ा तू नहीं, लाइक दिस, तो दैट इज द व्हाट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा, कई सेंस में आप समझते हैं कि घर में छूने नहीं देते हम लोग किसी को भी, क्यों छूने नहीं देते, टेल मी, एनीवन, अभी आइडिया कि हम मम्मी को भी मना कर देते कि तू मुझे छूना मत, ये ऐसा क्यों करते बताइए? क्योंकि बहुत सारा बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर उस हैंड को वगैरह को साफ नहीं किया प्रॉपरली, तो वो क्या चला जाएगा। जब कुकिंग वुकिंग करते हैं अगर केयरलेस रखा, तो सामने वाला भी क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, हो सकता है उसको डिजीज भी हो जाए। तो सारा प्रोटेक्शन रखने के लिए उसको, हमारे बड़े लोगों ने इसको क्या नाम दे दिया गया, अड़ा तू नहीं है, इसलिए ये खाना नहीं बना सकती, पाप लगेगा, भगवान आके नीचे क्या कर देगा, श्राप दे देगा। भगवान कभी श्राप नहीं देते, क्योंकि भगवान ने कभी किसी को श्राप नहीं दिया, भगवान हमेशा बहुत प्यार करते हैं हमें, क्योंकि उन्होंने ही हमें बनाया, वो कैसे हमसे पाप का श्राप कर सकते, नहीं करेंगे वो। तो यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए वो चीज जनरेट कर दी गई, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। फीमेल अगर बहुत ज़्यादा केयर करके काम करे तो उसमें कहीं कोई इशू नहीं है, उसके खाना बनाने से अपभ्रंश नहीं पैदा हो जाएगा, या वो खाना जहर नहीं बन जाएगा। रिगार्डिंग माई पॉइंट, चलिए बात करते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपके सामने पूरा मेल का ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जहां बात करते हैं स्पर्म डक्ट, देखिए जो लाइन जा रही, दिस वन इज स्पर्म डक्ट। फिर बात करते हैं पेनिस, टेस्टिस, स्कॉटम, वास डिफेंस एंड एपिडिडाइमिस। ये सारे नेम्स आपको बहुत अच्छे से सीबीएसई वाले खास करके 1 2 3 4 ऐसे याद रखें, जब भी क्वेश्चन आएगा आपका ऐसे ही आएगा। आरबीएसई वाले बनाना सीख लें बहुत अच्छे से। देखिए बात करते हैं टेस्टिस, सबसे पहले किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट, टेस्टिस।
चलिए शुरू करते भाई, अपने पास 15 मिनट है, फटाफट शुरू करते क्योंकि कल के लिए हमें क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चंस हमें करने हैं कल। इसी बंद कर दूंगी, ठीक है बेटा, ठंड लग रही है अब। चलिए बेटा शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज लोकेटेड बिलो द एब्डोमेन इन द स्कॉटल सैक और स्कॉटम। द टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट्स और स्पर्म्स जर्म सेल्स। अब देखो यहाँ सब तो सबको आता है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। टू मेंटेन द टेम्परेचर 2-3 डिग्री सेल्सियस बिलो द बॉडी टेम्परेचर, स्कॉटम इज लोकेटेड आउटसाइड द। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में। आप जितने भी पेपर उठाएंगे तो 2018 का पेपर उठाइए, 13 का उठाइए, उसमें सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे जो भी हमारा स्पर्म है उसको मेंटेन करने के लिए कौन सा पार्ट है, स्कॉटम। तो स्कॉटम को नीचे क्यों रखा गया, या आउटसाइड द बॉडी कैविटी क्यों रखा गया? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी टेम्परेचर है ना, मेंटेन द टेम्परेचर 2-3 डिग्री सेल्सियस बिलो द बॉडी टेम्परेचर। मान लीजिए बॉडी टेम्परेचर आपका कितना, 27-23, और उससे भी कम रखना पड़ेगा किसका, जहां पर स्पर्म। समझ में आई बात? क्योंकि याद रखना, स्पर्म सिंगल सेल्यूलर है, तो प्रोटेक्ट भी करना और पहुंचाना कहां पर है, फैलोपियन ट्यूब से एग जहां पे फर्टिलाइज होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कौन सा पार्ट है वो तो एक तो याद रखिए, कितना है स्कॉटम, कितना टेम्परेचर बिलो करता है वो, जो बॉडी टेम्परेचर उससे कितना, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम, बराबर। आगे बात करें एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, अच्छा आपने देखा होगा, विकी डोनर मूवी देखी होगी, फालतू चीजों में बकवास नहीं करें, आप गूगल पे भी सर्च कर लेना। वो स्पर्म डोनेट करता है, कहां पे रखते हैं उसका स्पर्म, फ्रिज में। यस और नो? क्यों? कि वो स्पॉइल नहीं हो जाए, उसके ऊपर माइक्रोबियल एक्शन अटैक नहीं कर ले। क्योंकि उसको क्या करना है, लेबोरेटरी में क्या करना है, पहले तो उसको फर्टिलाइज करना है, ठीक है, उसमें जो मॉडिफिकेशन लाने वो लाने हैं, और उसके बाद फीमेल के अंदर एम्ब्रायो में इसको क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट, और वो फिर अपना काम शुरू करेगा और क्या पैदा कर देगा, कोइटस, ठीक है, और क्या कर देगा, जाइगोट फॉर्मेशन शुरू कर देगा। वहां सारा प्रोसेस नेचुरल है। तो उससे पहले वाला प्रोसेस कौन सा था, लेबोरेटरी, और इसका नाम क्या दे दिया गया, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ट्यूब प्रेजेंट इन द टेस्ट इज जॉइंट टू फॉर्म एपिडिडाइमिस, एंड एपिडिडाइमिस स्टोर द स्पर्म टेम्पररली। अच्छा याद रखना, टेम्पररली अगर कोई स्पर्म स्टोर होगा वो कहां पे होगा, कहां पे होगा डियर स्टूडेंट, यहां पे याद रखना एपिडिडाइमिस। वास डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, स्पर्म डक्ट, ईच एपिडाइमिस कंटिन्यूस फर्दर एज अ स्पर्म डक्ट एज अ वास डिफरेंस। ईच वास डिफरेंस यूटिलाइज यूनाइट्स विद द tube coming from the urinary bladder on either side, and thus the urethra is the common passage of the sperm and urine। ये भी आप ध्यान रखें कि यूरिन और अर्थरा, फिर यूरिन और कौन सा, स्पर्म के लिए कॉमन डक्ट कौन सा है डियर स्टूडेंट, यूरेथ्रा बोले या अर्थरा बोले, जो भी आपको समझ में आए। फिर बात कौन सी आ जाती है, सेमी। अब इस तरीके से लिखेंगे तो एग्जाम में ज्यादा नंबर देगा, क्योंकि आप अलग अलग ब्लॉक बना दे, छोटी छोटी लाइनों में समझाएं, बहुत लंबा चौड़ा मिक्सअप नहीं कर दें एग्जाम्स में। The seminal vesicles produce what secretion which is responsible for the transport of sperms। और बात करें prostate glands, it is what, beloved structure which surrounds the urethra and it pours an alkaline secretion into the semen। फिर कौन आ जाती है, काउपर्स ग्लैंड, इसको थोड़ा सा याद रखे जाएं, बाकी सब तो ठीक है। They are two small ovoid glands, they open into the urethra, this secretion serves as the lubricants। पेनिस की बात करें, अर्थरा पासेस थ्रू द पेनिस, इट कैरीज द यूरिन एंड सेमेन एट अ टाइम। दोनों बात एक ही याद रखना, और की बात चल रही है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किसकी बात करेंगे, फीमेल। सबसे ज्यादा फेवरेट एग्जामिनर का ये है, जो भी एग्जामिनर होगा इस पे ज्यादा क्वेश्चन बनाता है, नॉट एन मेल, है ना, क्योंकि ये डायग्राम ही ऐसा है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम। अच्छा बहुत सारे बच्चे आप जैसे हंसे अभी, क्योंकि आपका क्या था, ऑर्थोडॉक्स में चले गए आप, ऑर्थोडॉक्स वाली बातें थी जिसकी वजह से आपको हंसी आ गई। अच्छा इसके ऊपर ही क्यों बनाया जाता है, अगर पॉपुलेशन की बात करें तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी बच्चे हैं आज के, वो सब इसी पार्ट से आए हैं बाहर। ठीक है, कुछ रेयर केस वाले ऊपर से आए, वो अलग बात है, बहुत इमरजेंसी डिलीवरी हुई जिनसे नहीं प्रॉब्लम है या नहीं सहन कर पाए पेन। बाकी यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर ये पार्ट ढंग से नहीं समझाया गया काफी दिक्कत हो जाएगी जो डॉक्टर्स बनेंगे। तो पहले से बिल्डअप किया जाता है नैरो माइंडेड पर्सनैलिटी को ब्रॉड माइंडेड बनाने के लिए, इसलिए छोटी छोटी क्लासेस में चैप्टर डाल दिए गए, ताकि आपको पता रहे कि एक मदर है जो जनसंख्या या पॉपुलेशन को मेंटेन करती है, इकोसिस्टम को मेंटेन करती है, और उसका जिंदा रहना बहुत कंपलसरी एज कंपेयर टू मेल। और ऐसे अप्लाइड क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए व्हाई दे आर फोकसिंग ऑन द फीमेल नॉट मेल। अच्छा मेल नहीं भी होगा तो भी कौन काम कर सकता है फीमेल के अंदर, ये लेबोरेटरी से काम करना शुरू कर देंगे
और वहां से भी क्या कर देंगे, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करना शुरू कर सकते हैं। और आजकल तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर R&D चल रही है। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ नाम याद रख लेंगे आप। ये कुछ देखो, ये डिजाइन जब भी आएगा इसको क्या कर रहा है, ये पिकअप कर रहा है, ऐसा लग रहा है। ये क्या कहलाएगा, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट। अच्छा, इसके ऊपर एग्जामिनर नहीं कह रहा हूं मैं, जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होंगे छोटे मोटे, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं कि स्पर्म जो है वो कौन से ट्यूब से जाता है। ट्यूब ही नहीं बोलेगा, स्पर्म कौन सा पाथ जाता है, कौन सा स्ट्रक्चर है जो इस रिस्पॉन्सिबल है स्पर्म को ले जाने के लिए, तो कौन है, फैलोपियन ट्यूब। ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट कौन है, ये ओवरी, ये आपका क्या है, यूटेरस, ये क्या है, सर्विक्स, और ये क्या आपका वेजिना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर किसी फीमेल को ज्यादा सर्वाइव करना है विदाउट डिजीज तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत जरूरी होती है। इसलिए ऐसे पार्ट्स को आपको पढ़ाया जाता है ताकि आपको ये पता रहे कि स्टूडेंट यहां ध्यान रखिएगा, जो भी बेबी डेवलप होगा वो यहां से ही बाहर आएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट। और यही प्रोसेस है, चाहे इसको मानो या नहीं मानो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और ये आजकल तो चलो धंधा चला रखा है, बाकी डॉक्टर्स अब तो सिजेरियन हो गया, हर जगह सिजेरियन कर देते हैं क्योंकि लेडीज एब्जॉर्ब नहीं कर पाती पेन को। बाकी जिसका भी नॉर्मल डिलीवरी होता है उसकी सर्वाइवल रेट बहुत बढ़ जाती है फीमेल की। देखिए आगे बात करते हैं ओवरीज। 2 ovaries are present in the pelvic cavity, one on each side of the uterus. Ovaries produce ova, which are female gametes. One ovum is released by one ovary every month. हर एक मंथ में क्या करती है ये, वन ओवम रिलीज करती है। ओविडक्ट या किसकी बात करें, इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे फोकस रखना, इसका गलत मत लिखना। 2 oviducts or fallopian tubes are present, each close to one ovary of its side. When the egg is released, अच्छा एग रिलीज का मतलब क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया इसका। क्या बोला यहाँ पे डियर स्टूडेंट, इट पासेस डाउन टू द यूटेरस थ्रू द ओविडक्ट। फिर आता है यूटेरस, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉर्म। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, वॉर्म। देखो कैसा है ये, यूटेरस इज अ होलो पियर शेप एंड मस्कुलर ऑर्गन। द इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड एंडोथेलियम, प्रोटेक्ट एंड न्यूरिशेस द डेवलपिंग एम्ब्रायो। अब कौन आ जाता है, बर्थ कैनाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ध्यान रखेंगे बर्थ कैनाल क्यों बोला गया है, यहां से ही कोई भी बेबी बाहर आता है, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो। तो किसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट, ये हम वेजिना। यस और नो। आगे देखिए, द यूटेरस ओपन इनटू द वेजिना एंड द वेजिना इज अ मस्कुलर एंड नैरो ट्यूब। ये इतना बड़ा हेड होता है, बच्चा छोटा बच्चा बाहर आता है, इतना ये एक्सपांड हो सकता है वेजिना, ठीक है। और उसी की वजह से बहुत ज्यादा पैनिक कंडीशन आ जाती है। और मान लीजिए जैसे बहुत ज़्यादा हैवी बच्चा है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। इट्स पेन लाइक, यूँ कह सकते हैं कि 206 हड्डियाँ टूटे और वो जो बच्चा बाहर आता है उतना दर्दनाक पेन होता है। इट इज़ नॉट बेयरेबल फॉर एवरीवन, है ना, हर कोई की ताकत नहीं है इतना सहन कर ले। फिर बात करते हैं किसका, वेल्वा। द वेजिना एंड अर्थरा बोथ ओपन इनटू द वुल्वा। तो ये याद रखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, चीज़ों को याद रखें। वापस कौन आ गया डियर स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये फर्टिलाइजेशन में किस में बात कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स में। ये ध्यान रखेंगे, क्या लिखा इधर, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट्स, उसे क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन। आगे देखें, द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, मेल और कौन आ रहा है डियर स्टूडेंट, फीमेल। और इसमें मेल कौन आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है, एन एग स्टार्ट्स व्हेन द स्पर्म एंटर द फीमेल reproductive system through the vaginal passage during the sexual intercourse and vaginal passage they move up through the uterus towards the fallopian tube। अब काम किसका है, fallopian tube का। The eggs are present in the fallopian tube and meet the sperm and get fertilized। अच्छा ऐसा नहीं है, एक अगर मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट के टाइम है, अगर एक मेल स्पर्म प्रोड्यूस करता है, उस स्पर्म की ताकत हो सकती है कि 100 के 100 बच्चे पैदा हो जाए, लेकिन सारा स्पर्म वहां तक प्रोड्यूस हो पाता नहीं है, जब पहुंच ही नहीं पाता है तो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट। क्या हो जाता है, डाइजेस्ट। और जो पहुंच गया, जितना भी पहुंचेगा उतने नंबर ऑफ बेबीज वहां पे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अब वो भी किस पर डिपेंड करता है, मेल के स्पर्म में कितनी एनर्जी है उस पर डिपेंड करता है। कई बार बोलते हैं ना, निसंतान दंपति मिले, इसमें फीमेल की कोई गलती नहीं है कि निसंतान दंपति। अच्छा फीमेल की मिस्टेक कहां हो सकती है बताता हूं मैं। अच्छा उसकी फैलोपियन ट्यूब डैमेज हो गई है, वो लाइफ में मां नहीं बन सकती। बात समझ में आई, अगर उसकी फैलोपियन ट्यूब क्या हो गई है, डैमेज, तो बात समझ में आती है। मेल में क्या प्रॉब्लम है, पंप में ही दम नहीं, पहुंच ही नहीं पा रहा है। यस और नो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा आप इसको मजाक समझेंगे, दे हैव द स्पीड टू रीच टुवर्ड्स द एक्स, और ये होता है तभी जाके बेबी डेवलप होता है, अदरवाइज लिखा जाएगा
गुप्त रोगी मिले या निसंतान दंपति मिले, लाइक दिस। अच्छा, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। इट्स नॉट ऑलवेज द मेल, इट नॉट ऑलवेज द फीमेल, डिपेंड करता है क्या सर्कमस्टांसेस हुए। द फर्टिलाइज्ड एग विच इज नोन एज द zygote starts dividing repeatedly and travels down the fallopian tube to the uterus. The ball of cells embryo gets implanted into क्या लिखा है endometrial lining of the uterus and continue to grow into coitus. coitus क्या भाई? सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, जो बेबी है हमारा, ठीक है, उस बेबी का डेवलपमेंट शुरू हो गया है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, द एम्ब्रायो गेट्स नूरिशमेंट फ्रॉम मदर थ्रू द स्पेशल टिश्यू, और वो स्पेशल टिश्यू कौन है डियर स्टूडेंट? प्लेसेंटा। वहां कौन था? कोटिलेडन्स। यस और नो? अरे याद है कि नहीं याद है? Which act as a what connection between the mother and the developing embryo. It helps the transport glucose, oxygen to embryo and remove the waste generated by the embryo. It takes about the 9 months. सभी को पता है already. And develop the child inside the mother body and the child born due to the, देखिए ध्यान से समझना, एक बात लिखिए इधर, क्या लिखिए डियर स्टूडेंट? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो यहाँ मदर्स बॉडी, द चाइल्ड इज बॉर्न ड्यू टू। अच्छा, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा हुआ है कि बच्चा जो जन्म लेता है, ठीक है, तब कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होती है? याद रखेंगे, रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन मसल्स। तो आपके ऑप्शंस में क्या मिलेगा? रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी सिचुएशन है, कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए डियर स्टूडेंट, व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज। अच्छा, एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, स्पर्म पहुंचा ही नहीं वहां पर, ठीक है, तब क्या होगा? An egg is released by the ovary every month in anticipation of its getting fertilized. In case the egg does not get fertilized, it can survive for only a day. कितने दिन तक सर्वाइव करेगा वो? ये भी ध्यान रखिएगा, एक ही दिन ये सर्वाइव कर सकता है। दूसरी बात, similar to the ovary releasing an egg every month, the uterus to be prepare itself to the fertilized egg by creating thick and spongy lining in order to provide the nourishment to the embryo. When the fertilization does not occur, the lining too is not required, and this lining and the egg is shed as a blood and mucus through the vagina. ये पीरियड स्टार्ट हो गए। यस और नो? ब्लड क्यों बाहर आता है, ये क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिमाग में रखिए, क्या होगा, एक दिन के लिए सर्वाइव किया, वो खुद ही ब्रेक होगा, और ब्रेक करके क्या फॉर्म में आएगा? ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड menstruation and this cycle occur every month and lasts for about 2 or 8 days roughly. अच्छा, किस एज में ये बंद हो जाता है? 50, 45 इसमें बंद हो जाएगा, ठीक है, तब menstruation साइकिल ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नूरिशमेंट हो चुका है, बॉडी जो हमारा वर्कआउट करना था वो सारा कर चुकी है, एंड आफ्टर दैट जितना भी कैपेसिटी है वो धीरे 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 खत्म हो जाता है, और वहां पे एग डेवलपमेंट भी खत्म हो जाएगा। ये कहते हैं अपने बच्चा दानी वाली थैली निकाल लेते हैं, ऐसे सुना है आपने कभी? यस और नो? उसके भी नहीं आता है, ध्यान रखना बेटा, इसके तो समस्या है। चलिए बात करते हैं बेटा इम्प्लांटेशन। किसकी बात कर देते हैं बेटा? इम्प्लांटेशन। समझिए बेटा, है ना? चलिए लास्ट टॉपिक फटाफट करते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे ना। इम्प्लांटेशन, एज सून एज जाइगोट इज फॉर्म इट स्टार्ट्स डेवलपिंग। मजाक भी उसी के साथ किया जा सकता है जो एब्जॉर्ब कर सके। अच्छा, ये मजाक किसी और के साथ कर दे तो वो बहुत बुरा मान जाएगा, यूं लगेगा सर मुझसे किया, मैं आई एम द स्टार, ठीक है। तो उसको पता है कि सर की आदत है, अच्छा किसी की मेरे को खींचनी है तो मैं टारगेट कर लेता हूँ, ठीक है, समझ गए ना। जैसे मैं पहले मजाक करता था, घर के साथ मजाक बंद कर दिया, क्योंकि जब से उसने फ़ोन पे बोला है मम्मी को साला ऐसा वो साला ऐसा ही, तब मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा ये तो साला साला करती रहती है, पता नहीं क्या है। चलिए, by the time it reaches the uterus and it is mass of cell known as embryo remain attached to the wall uterus throughout its development. The period of development of the embryo inside the uterus, याद रखना क्या बोलेंगे? gestation period। ब्लैक मार्क है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये gestation period क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? एम्ब्रायो इनसाइड द यूटेरस, उसका क्या होना? डेवलपमेंट पीरियड। तो डेवलपमेंट पीरियड किसका? एम्ब्रायो का। किसके अंदर? यूटेरस के अंदर। कौन सा पीरियड कहलाता है? gestation। इन ह्यूमन्स द gestation पीरियड कितना रहेगा? 9 मंथ, जिसकी वजह से उसका पेट पूरा फूल जाता है और बेबी का डेवलपमेंट टिल दी एंड होता है। यस और नो? डेज पूछे तो 280। द एम्ब्रायो आफ्टर कंप्लीटिंग 3 मंथ्स क्या करेगा? डेवलपमेंट ऑफ कोइटस एंड द प्लेसेंटा इज स्पेशल टिश्यू विच प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन टू द कोइटस। प्लेसेंटा सबसे बड़ा रोल प्ले करता है भाई,
तो कल इसकी बात कर लेंगे, जितनी बात है आज इसको तो कर लेते। इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज देन इट लाइज फॉर 1 day, द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस ब्रेक डाउन एंड क्या करेगा, डिसइंटीग्रेट्स। The ovum lining of the uterus and some blood is what discharge out of the body. This is called menstruation. The menstrual discharge lasts for the कितने रहेगा, 4 दिन तक. After menstruation, the ovum is released and the uterus again prepare itself for the receival of the fertilized egg cell. And if there is no fertilization, then the menstruation is repeated. कल बात करेंगे बाकी सब क्वेश्चंस की। अरे समझ में आ गया जो पढ़ाया वो? यस सर। यहाँ तक कोई समस्या? तो उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। And thank you so much for watching GV Foundation with SK sir, और join GV Foundation for your bright future। आपका दिन शुभ रहे।